तो वेलकम, नमस्कार है दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का पुस्तक, जो हमारे अतीत का पहला चैप्टर है। ठीक है, प्रथम अध्याय। और पहले अध्याय में जो है पार्ट आपका क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि इतिहास जो हमारा यह शब्द है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हो गया इति और दूसरा है हास। ठीक है, इति और हास से मिलकर बना हुआ है हमारा इतिहास। और अगर कोई पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, तब आपको सिंपली जवाब देना है कि हमारे बीते हुए समय को ही इतिहास कहते हैं। क्या बोलेंगे? हमारे बीते या मानव के बीते हुए समय को, मनुष्य के बीते हुए समय को ही इतिहास कहते हैं। जैसे कि कल बीत गया, वही इतिहास हो गया। ठीक है, बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं या फिर हमारे बीते हुए समय को इतिहास कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। क्योंकि हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं तो अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और ये हेरोडोटस जो थे, यह थे यूनान के हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और यह जो इन्होंने एक बुक लिखी थी हेरोडोटस ने, उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। तो इन सब चीज़ों को जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। हिस्टोरिका, ठीक है, ये बुक लिखी थी। इसमें इंडस और फारस के बीच जितने भी संबंध हैं, इंडिया और फारस के बीच, सॉरी इंडस और फारस के बीच, उसमें उस बुक में बताया गया है कि इंडस और फारस की जो संबंध है वह कैसा था। इसी कारण उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने यह बुक लिखी थी। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो ये था इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब आइए पढ़ते हैं। तो इस किताब में बोला जा रहा है पहला चैप्टर में, सबसे पहले चैप्टर को अगर आप समझ लेते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के कोई भी चैप्टर को अगर आप समझ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि 40% चीज़ें आप समझ गए हैं। अध्याय 1 में बोला जा रहा है कि आपको इसमें पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रसीदा का एक प्रश्न है, रसीदा का सवाल है। ये है रसीदा जी, देखिए क्या सवाल कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं इनका सवाल क्या है। तो ये आप ही की ओर देख रहे हैं। ये बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। क्या पढ़ रही थी? अखबार। और अचानक उनकी जो निगाह है एक सुर्खी पर पड़ी। वह सोचने लगी कि भाई 100 साल पहले, वह सोचने लगी कि 100 साल पहले कोई चीज़ हुआ था या कैसा था, इसको जानने की क्या, कैसे जान सकते हैं। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। हम लोग सोचते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या हुआ था। यार हम लोग का देश गुलाम था, हम लोग अंग्रेज़ों के में गुलाम थे, अंग्रेज़ गुलाम किया हुआ था हम लोगों के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बाबर, अकबर, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो ये सब हम लोग कैसे जानते हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं? देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। हम लोग क्या सुनते हैं जनरली? रेडियो सुनते हैं, मोबाइल सुन लेते हैं। आजकल तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, रेडियो, मोबाइल या फिर अखबार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जब बहुत प्राचीन 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, इन सब चीज़ों को तो अखबार में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उस समय तो अखबार भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, टीवी भी नहीं था। तो क्या था? पेपर तो था नहीं, उस समय था किताब। क्या था? किताब था, ग्रंथ था। ठीक है, तो कैसे पता लगाएं? किताब के माध्यम से पता लगाएं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। अभी सारा कुछ धीरे धीरे सीखेंगे, एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, होते होते सब होता है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 2 कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे 100 साल पहले, 1000 साल पहले लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, कौन से आखेट, मतलब कि क्या वे कौन से पशुओं को शिकारी बनाते थे, कौन से पशुओं को खाते थे, पशुपालक, कृषक,
सेवक, व्यापारी, पुरोहित, पुरोहित मतलब होता है पंडित, ठीक है। शिल्पकार मतलब जो मूर्ति वगैरह बनाता था, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, ये सभी जो थे संगीतकार, इनके जीवन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इनके जीवन के बारे में। और यही नहीं, इसके बारे के बाद यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं इतिहास से कि समय बच्चे में कौन से खेल खेलते थे। उस समय भी तो खेला करता था, आज तो वीडियो गेम, पबजी, फ्री फायर, यही सब खेला होता है बैडमिंटन, कैरम, उस समय क्या क्या खेलते थे, इन सब की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इतिहास से। अतीत के बारे में हम इन सब चीज़ों की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए लोग कहाँ रहते थे, तो अगर हम एक लाइन में बोल दूं कि लोग कहाँ रहते थे, तो गुफा में रहते थे और समुद्र और नदियों के किनारे रहा करते थे। ये तो हो गया शॉर्ट कोर्स, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मानचित्र एक अभी हम लोग देखेंगे और पृष्ठ संख्या 2 में है, पेज नंबर 2 में है कि कई लाख साल पहले लोग नदी के तट मतलब कि नदी के किनारे रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक मतलब कि जो सामान इकट्ठा करते थे, आसपास के जंगल, जितने भी जंगल था, वन था, वहाँ पे विशाल संपदा रहता था और अपने भोजन के लिए वे जड़, किसी भी पेड़ का जड़ खाते थे या फिर फल को खाते थे या जंगली और जितने भी चीज़ें मिलती थी उन सब चीज़ों को खा के अपना गुजारा करते थे, जंगल के अन्य चीज़ों से अपना गुजारा करते थे, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आता है आखेट। आखेट किसे कहते हैं? आखेट ये जो शब्द है इसका मतलब होता है शिकार करना। शिकार करना, जी हाँ, किसी जानवर को मार के उसका भोजन कर लेना शिकार हो गया, ठीक है। इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है आखेट। आखेट का मतलब भी है शिकार करना। किसी जानवर को मार लिए, मान लीजिए हिरण को मार लिए एंड उसका मांस खा लिए, तो वो क्या हो गया? शिकार हो गया या फिर आखेट। जो बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी मानचित्र में देखेंगे कहाँ पे है जी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ। आइए देखते हैं। तो उत्तर पश्चिम देखिए, जब भी मैप देखिएगा तो ये होता है हमारा उत्तर, ठीक है, और ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम, और नीचे वाला जो होता है वो होता है दक्षिण। तो हम लोग को बोला गया है उत्तर पूर्व। कहाँ बोला गया है? उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन हो गया हमारा? तो उत्तर ये वाला हो गया और पूर्व ये हो गया, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ पे है सुलेमान की पहाड़ियाँ? तो देखिए सुलेमान की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व है। अब तुम उत्तर पश्चिम, सॉरी हम भी बोल रहे हैं यार, उत्तर पूर्व में है ही नहीं, उत्तर पश्चिम बोला गया है ना यहाँ पे। देखिए 4 को दिशा होता है और 4 को उप दिशा होता है। ये जो पूरब हो गया, ये सॉरी ये उत्तर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश जहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, ये उत्तर हो गया आपका, ये हो गया पूरब का एरिया, ये हो गया पश्चिम का एरिया, और ये जो आपका हो गया ये नीचे दक्षिण का एरिया, साउथ जिसे बोलते हैं। इसलिए इधर जितने भी तेलुगु वगैरह फिल्म बनता है ना, हम लोग बोलते हैं साउथ का मूवी देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि दक्षिण का मूवी देख रहे हैं। तो हम लोग को बोला गया उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हैं। आइए देखते हैं, किरथार और सुलेमान की पहाड़ियाँ, ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया जी उत्तर, ये हो गया हमारा पश्चिम। तो ये जो हो गया उप दिशा, इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। ये हो गया हमारा पूरब, ये उत्तर है, तो यहाँ वाले को बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है, चाहे पूर्व उत्तर जो बोलना चाहेंगे। तो देखिए सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं ना यहाँ पे, हाँ सुलेमान है और किरथार है, ये है 2 पहाड़ी। तो सुलेमान और किरथार की पहाड़ी देख लिए। अब क्या बोल रहा है आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा 2। यहाँ पे बोल रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों को देखो या पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 साल पहले, कितना हजार साल पहले? 8000 साल पहले स्त्री पुरुष, ठीक है, कौन? स्त्री पुरुष ने सबसे पहले खेती की थी। किसकी? गेहूं और जौ की। इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसकी खेती की थी? मनुष्य में जो सबसे पहली खेती की थी वह गेहूं और जौ की खेती की थी। गेहूं और जौ, इन 2 चीज़ों को नोट कर लीजिए कॉपी में, अगर कॉपी में है तो, ठीक है। गेहूं और जौ की खेती की थी कहाँ पे? तो सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों पे, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के सामने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया, जैसे कि गेहूं, जौ। उन्होंने
भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू भी पशु बनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मतलब पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। लोग गांव में रहते थे, तो उस समय शहर कहाँ था दोस्त, ना गांव ही था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। अब देख लेते हैं गारो और विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, यानी कि गारो और ये जो विंध्याचल पहाड़ी है वहाँ पे कृषि का विकास हुआ, खेती का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। अब आइए देख लेते हैं कि गारो खासी, ये देखिए ये गारो को जो पहाड़ी है, गारो की पहाड़ी उत्तर पूर्व में यहाँ पे देखें, ये है आपका मिजोरम नागालैंड के क्षेत्र में आता है, मिजोरम के ही क्षेत्र में आता है गारो। और विंध्याचल कहाँ है, ये देखिए विंध्य पहाड़ी, ये दो जगह है। ये विंध्य पहाड़ी अभी मध्य प्रदेश के एरिया में आता है और ये गारो पहाड़ी जो है आपका मिजोरम के एरिया में आता है। तो इन दो जगहों पे सबसे पहले खेती का विकास हुआ था। ठीक है, एक कृषि का विकास हुआ जहाँ सबसे पहले चावल, मतलब खेती तो यहाँ पर भी हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चावल का उत्पादन हुआ गारो और विंध्या पहाड़ियों में। और किरथार और सुलेमान की पहाड़ियों में गेहूं और जौ की खेती हुई। किरथार और सुलेमान में गेहूं और जौ की, विंध्याचल और गारो की खासी पहाड़ियों में चावल का उत्पादन हुआ। ठीक है, इन दो जगहों पे चावल और इन दो जगहों पे क्या क्या, गेहूं और जौ। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बार नौकरियों के परीक्षा में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पेज नंबर 2। अब देखते हैं तो आगे बोला जा रहा है, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। तो चलिए जो जो बोलेगा हमको देखते जाना है जी। एनसीईआरटी का बुक फॉलो कीजिएगा ना, तो सच बता रहा हूँ कभी भी एग्जाम में धोखा नहीं खाइएगा। क्या बोला हम लोगों को, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदी। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी कहाँ है। ये देखिए सिंधु नदी यहाँ पे है और इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि सहायक नदी कौन कौन सी है, रुकिए इधर से खींचते हैं। तो पहला हमारा सहायक नदी है आपका झेलम। कौन है, झेलम है, चेनाब है। ठीक है, उसके बाद रावी है और सतलुज है। ये सहायक नदियाँ हो गई। अब सहायक नदी किसे कहते हैं और मुख्य नदी किसे कहते हैं। तो सिंधु जो है एक बहुत बड़ी नदी है। मान लीजिए ये सिंधु नदी है, इतनी बड़ी है। ठीक है, इतनी बड़ी नदी है सिंधु, यहाँ पे सिंधु नदी है, ये पानी बह रहा सिंधु नदी का। और जो सबसे बड़ी नदी रहेगी उसे कहेंगे मुख्य नदी। और इसके साथ जैसे कि ये झेलम नदी है, छोटी नदी है। ठीक है, ये छोटी नदी है। फिर चेनाब नदी आ गया, ये भी छोटी नदी, यहाँ पे आके मिल गया। फिर रावी नदी, ये भी छोटी नदी, यहाँ पे आके मिल गई। फिर सतलुज, ये भी छोटी नदी है, यहाँ पे आके मिल गई। तो ये जो मिल गया ना जिस स्थान पे, ये जिस स्थान पे मिल गए, जो बड़ी नदी के आकर छोटी नदियाँ जब मिल जाती हैं जिस स्थान पे, उस स्थान को बोला जाता है संगम। संगम मतलब कि मिलन स्थान। ठीक है, तो ये स्थान हो गया इन सब का संगम स्थान। जैसे कि यहाँ पे मिल रही हैं तो ये हो गया संगम स्थान। ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और सिंधु संगम हम लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया संगम स्थान। संगम स्थान अब बोलेंगे कि जो सबसे बड़ी नदी रहेगी वो होगी मुख्य नदी। क्या हो जाएगी, मुख्य नदी। और जो छोटी छोटी नदियां हैं जो इनकी बहने में सहायता करती हैं उनको कहेंगे सहायक नदी। ठीक है, तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं, सिंधु एक बड़ी नदी है, ये देखिए। और ये जो झेलम है छोटी नदी है, चेनाब है छोटी नदी है, रावी छोटी नदी है, सतलुज छोटी नदी है, ब्यास छोटी नदी है। तो ये हो गई सिंधु मुख्य नदी और ये हो गई इनकी सहायक नदी, क्योंकि ये सिंधु के जल को बहाने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो सिंधु की कितनी सहायक नदियां हैं देख लीजिए, 1 2, ब्यास 2 गो, रावी 3 गो हो गया, चेनाब 4 गो हो गया और झेलम 5 गो हो गया। तो लिख लीजिए सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। कौन कौन, तो नाम लिख लीजिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ठीक है, ये सारे पॉइंट करते जाइएगा, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। अब और एक एग्जांपल के मैं माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि ये गंगा नदी है, गंगा नदी देखिए पूरी बड़ी नदी है और इसके सहायक नदी है यमुना, क्योंकि छोटी नदी है इसकी बहने में सहायता कर रही है। ठीक है, सोन नदी हो गया, इसको भी बहने में सहायता कर रही है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे गंगा यमुना संगम है, यहाँ पे सोन गंगा संगम है, संगम स्थान है और ये सहायक नदियाँ हैं। गंगा के यहाँ पे कितनी सहायक नदियाँ दिखाई गई हैं, यमुना और सोन।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। इसको भी लिख लीजिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना। और इसको एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सबको नोट करते जाइएगा। अब आगे देखते हैं। तो आपको अच्छा खासा लग रहा होगा वीडियो, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाइए। हम लोगों ने देख लिया, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। मिल गई थी ना, जैसे कि 5 नदियाँ मिल गई थी सिंधु में। लगभग 4700 साल पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ लोगों ने कुछ आरंभिक नगर मतलब कि शहर, कुछ पहले शहर बसे थे या फले फूले थे। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हमने दिखाई, सोन नदी और यमुना नदी, इनके किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास, नगर मतलब शहर बस गया था। कितना साल पहले बसा था? तो यहाँ पे 4700 साल पहले बसाया था सिंधु नदी के सामने, और गंगा नदी के सामने 2500 साल पहले ही शहर बन गया था, ठीक है। इन सब चीज़ें हो गई। अब देखिए साइड में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि साइड मैप है यहाँ पे कि मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, ये जो फोटो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा कहाँ का फोटो है। तो यहाँ पे देखिए लिखा रहेगा, चित्र संख्या कहीं पे लिखा है जी, ये हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है मानचित्र उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। ये भारत का मानचित्र के साथ साथ किसका मानचित्र है? उपमहाद्वीप। भारत को एक उपमहाद्वीप कहा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मानचित्र के बारे में दिया गया है कि देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन सारा कुछ समझ में आ जाएगा। रटन विद्या काम में नहीं देगा, जो चीज़ आप समझेंगे ना वही काम में देगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये सभी देश हैं। इन सभी देश को मिलाकर वह मानचित्र बनाया गया है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, तो सारा कुछ समझेंगे, वीडियो भले ही ये गंदा का हो। तो देखिए ये हो गया हमारा का भारत, ये हो गया आपका नेपाल, ये नेपाल बड़ा वाला, छोटा वाला भूटान, ठीक है। ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया पाकिस्तान। उस समय तो नहीं बटा हुआ था ना, इसलिए फोटो बना था। उसके बाद ये हो गया आपका श्रीलंका, ये यहाँ वाला, ठीक है। तो ये इन देशों को मिलाकर भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। और अफगानिस्तान भी छोटा सा था पाकिस्तान के बगल में। अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, देखिए लीजिए कहाँ कहाँ पे है। तो ये इधर म्यांमार हो गया, और अफगानिस्तान तो कहाँ पे है? तो अफगानिस्तान तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है। चीन तो पूरा ये एरिया पूरा चीन है, ठीक है। तो ये सभी देश थे, अभी मतलब अलग अलग देश हो गए हैं। उस समय मालूम नहीं कौन आदमी पहले विकसित नहीं हुआ था, तो देश कहाँ से विकसित होता ना। ये सभी देशों को दर्शाता है इस मानचित्र में। इस मानचित्र में अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाया है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप से दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता यानी कि इतना बड़ा है कि बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक होता है राष्ट्रपति जो हो गया बड़ा, और एक होता है उपराष्ट्रपति। बोलते हैं ना, राष्ट्रपति बड़ा है और उपराष्ट्रपति छोटा है। तो उसी तरह जो आपका महाद्वीप है वह बड़ा हो गया और उपमहाद्वीप हो गया छोटा हो गया, ठीक है। तो इन सभी देशों को मिलाकर उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। हम लोगों ने देख लिया था, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। जो गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है ना, आइए देखते हैं, तभी जाके समझ में आएगा। ये गंगा नदी हो गया, ठीक है। और ये जो इसका आसपास का क्षेत्र है, पहले मगध कहा जाता था, मगध साम्राज्य कहा जाता था। महाजनपद था मगध, सबसे बड़ा महाजनपद था, ठीक है। तो ये हो गया था मगध साम्राज्य, जो अभी बिहार और झारखंड के इलाके में बंट गया है। बिहार और झारखंड के इलाके में बंट गया है, ठीक है। और कुछ भाग उत्तर प्रदेश भी आ जाता है इसका मगध का। अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य
स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। बच्ची को भी पीटेंगे, मेरी सिस्टर है, बदमाशी कर रही है। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या था, गंगा नदी के किनारे मगध था, ठीक है। और अभी कौन से बन गए हैं, बिहार झारखंड विशेष रूप से। अब देखिए, लोगों ने सदैव हमेशा से उपमहाद्वीप के एक छोटे से दूसरे हिस्से तक जाना, मतलब हमेशा से लोग यात्रा करना चाहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, नदी तथा इन समुद्रों के कारण यात्रा करना नहीं कर पाते थे। प्राचीन काल में कैसे कर पाते, गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, तो इतने बड़े बड़े पहाड़ को कैसे चढ़ते, ठीक है। वो यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था, फिर भी ये लोग यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थे, फिर भी ये लोग यात्रा करते थे। भले मुश्किल था लेकिन फिर भी यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी भोजन की तलाश में, खाने की तलाश में, काम करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य अभी जैसे जाते हैं उस टाइम भी जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं, जो सेना होता था राजा का सेना, वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक लड़ने के लिए जाता था, आप लोग टीवी में देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद व्यापारी लोग व्यापार करने के लिए जाता था। कभी कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान जितने भी मूल्य की चीज़ें होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धर्म गुरु जो लोग था, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है, महावीर हो गए, ये सब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे राज्य अपने धर्म को फैलाने के लिए जाते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह, एक दो लोगों को होता है कि घूमने का मन करता है, वे घूमने के विचार से जाते थे, ठीक है। तो इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग यात्रा भी करते थे। आज लोग यात्रा कैसे करते हैं, आज जो हम लोग हैं यात्रा यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं, तो गाड़ी हो गया जी हम लोग का, ट्रेन हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, हवाई जहाज हो गया, इतनी सारी चीज़ें हैं ना। एक बार फिर से मानचित्र एक को देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं जी, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये देख लिए, अब क्या बोल रहा है, अब आइए देखते हैं। बोल रहा है कि पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो समुद्र है, ये इधर तो आप जा नहीं सकते हैं क्योंकि इधर क्या है, समुद्र है, ठीक है। इधर अगर आप बात करेंगे तो इधर हिमालय पर्वत है आपका, इधर हिमालय पर्वत है पूरा का पूरा यहाँ तक है, ठीक है। और इधर तीनों ओर समुद्र ही समुद्र है, यहाँ से जो शुरू होता है आपका समुद्र से चारों एकदम यहाँ तक समुद्र। तो एक तरफ से पहाड़ से घिर गया है और एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था हम लोग का भारत, ठीक है। ये इसीलिए देखने को बोला कि हमारा जो मानचित्र में पहाड़, पर्वत और समुद्र से घिरा हुआ था हम लोग का देश, ठीक है। प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे, प्राकृतिक मतलब जो स्वयं से बन गया था, ये सब तो स्वयं से बना था पहाड़ पर्वत, ठीक है। हालांकि लोगों ने इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन इन्होंने ऐसा चाहा, इन्होंने पार किया फिर भी, ठीक है। ऐसा कर सके, पर्वत की ऊंचाई को छू सके, मतलब कि पर्वतों को भी चढ़ गए, गहरे समुद्र को भी पार कर सके, और महाद्वीप की यानी कि भारत से बाहर भी कुछ लोग गए, लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। बहुत से लोग विदेश से यहाँ आ गए और यहीं पे बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को, जब यहाँ से जाते थे तो दूसरे राज्य को दिखाते थे, देखो भाई हम ऐसा पहनते हैं, हम ऐसा खाते हैं, और जब दूसरे लोग यहाँ पे आते थे तो उनका खाना पीना देखना हम लोग कहते थे कि देखो वो ऐसा पहन रहा है, वैसा खा रहा है ना। तो इससे संस्कृति का आदान प्रदान होता था। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, पहले पत्थर से, आपको मालूम है कि पत्थर की हम लोग के पास औजार हुआ करते थे, ठीक है, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचार अपनाते थे। जब एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश लोग जाता था तो बताता था कि देखो हम लोग ऐसा भोजन बनाते हैं, ऐसे खाना बनाते हैं, ऐसे औजार बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों से आदान प्रदान होता था। अब आइए देखते हैं देश के नाम, हम लोग का जो देश है उसका नाम कैसे पड़ा, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, ठीक है। देखिए, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया शब्द का प्रयोग करते हैं या फिर भारत, दोनों का प्रयोग करते हैं। नामों का प्रयोग करते हैं, दोनों नामों का प्रयोग करते हैं, इंडिया
हम लोग बोलते हैं कि अंग्रेजी नाम है, और भारत बोलते हैं हम लोग की हिंदी नाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया जो शब्द है यह इंडस शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है? इंडस से। नोट कर लीजिएगा, तो करना है तो कर लीजिए। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस जो सिंधु है, सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंडस। ठीक है, सिंधु क्या कहा जाता है? इंडस। और सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोगों ने सुना होगा, उसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु का मतलब ही होता है इंडस, इंग्लिश में इंडस बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला जाता था कि सिंधु, इंडस का, इंडिया का शब्द इंडस से निकला था, और इंडस का मतलब होता है सिंधु। ठीक है, अपने जब हम एटलस मतलब होता है मानचित्र में ईरान यूनान का पता लगाओ, पता लगाने बोल रहा है ना, पता लगाओ लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। अब देखिए, जो ईरान से लोग आ रहे थे और यूनानी लोग, वो क्या बोल रहे थे सिंधु को? वे बोल रहे थे, कोई हिंदोस बोलता था तो कोई इंडोस बोलता था। और इस नदी के पूर्व में जो सिंधु नदी था, ये मान लीजिए सिंधु नदी है। ठीक है, और इसके पूर्व ये हो गया। तो इस पूर्व में जितने भी लोग रहते थे ना, सिंधु नदी, मान लीजिए ये सिंधु नदी है, और इसके पूर्व में जितने भी लोग रहते थे, यह हमारा पूरा हो गया। तो इसके पूर्व में जितने भी लोग होते थे, इसको कहा जाता था, क्या बोला जाता था? तो सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को भारत बोला जाता था। ठीक है, कहाँ पे है? तो इंडिया, यूनानी सिंधु को इंडोस नदी कहा करते थे, यहाँ पे थे। इस नदी के पूर्व में भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों की एक समूह के लिए किया जाता था। तो ये जो सिंधु हो गया, 1 मिनट, मैंने आपको कुछ बता दिया। ये जो हो गया था सिंधु नदी, इसके पूर्व में जितने भी लोग रहा करते थे, ये इसका पूर्व हो गया। तो इसके पूर्व मानचित्र पे चलते हैं, उसके बाद समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंधु नदी। सिंधु नदी हो गया यहाँ पे। देखिए, इसके पूर्व में जितने भी लोग रहते थे, इसको इंडस कहा जाता था। क्या बोला जाता था? इंडस। इंडिया, इन सब लोगों को, ये हो गया सिंधु, सिंधु को इंडस बोला जाता था। और इसके पूर्व में जितने भी लोग रहते थे यहाँ पे, इसको बोला जाता था इंडिया। बेसिकली इस पार्ट को बोला जाता था इंडिया। ठीक है, और उत्तर पश्चिम, ये तो हो गया हमारा उत्तर पश्चिम हो गया ये। तो उत्तर पश्चिम में ये वाले पोर्शन में जो लोग रहते थे, इसको बोला जाता था भारत। एक ग्रुप को बोला जाता था भारत। ठीक है, जो किसके नाम पे रखा गया था? भारत के नाम पे रखा गया था। और यह शकुंतला और राजा दुष्यंत का पिता पुत्र का नाम था। एक लंबी कहानी है, कभी सुनाऊंगा समय मिला तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह का किया जाता था। ठीक है, बाद में जो है हमारे देश का नाम इसी के नाम पर रखा गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत का आरंभिक लगभग 3500 साल से पता चलता है। कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। इसकी जो कृति है, मतलब कि इसका नाम, उल्लेख भारत का नाम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद एक वेद है, वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका नाम का जिक्र मिलता है भारत का। ठीक है, ये हो गया हमारे देश का नाम। अब देख लीजिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, अतीत के बारे में कैसे जानकारी हुआ, तो आइए देखते हैं। देखिए, अतीत के बारे में पहले तो हम लोगों के पास ना मोबाइल था, ना लैपटॉप था, ना ये सब था, अखबार वगैरह। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते थे। उसका माध्यम क्या था भाई? तो माध्यम था अतीत में लिखी गई पुस्तकें। कौन सी पुस्तकें? ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मैन्युस्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, पांडुलिपि किसे कहा जाता है। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट तो आप सिंपली लिख सकते हैं हाथ से लिखे हुए, क्या बोलिएगा कि हाथ से लिखे हुए ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। ये सिंपल सा आंसर हो गया।
जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता है उसे पांडुलिपि कहा जाता है, इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और भाई उस समय तो पेज नहीं था भाई। अब बोलिएगा कि कागज़ कहाँ से हम लोग जुगाड़ करते थे, तो उस समय जो पेड़ के पत्ते होते थे उसका बनाया जाता था पांडुलिपि। जैसे कि ये एक देख रहे हैं, ये एक पांडुलिपि है और यह किस पेड़ का पत्ता है, तो यह ताड़ का जो पेड़ है, आप लोग ताड़ी उड़ी पीते हैं ना, बस वही ताड़ का पेड़ का पत्ता है। या फिर इसी तरह का एक पेड़ हुआ करता था ताड़ के नाम उनके जगह, भुज का पेड़। किसका पेड़, भुज का पेड़। आइए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पांडुलिपि लगभग आज से 1000 वर्ष पहले लिखी गई, हाथ से लिखी गई किताब बनाने के ताड़ के पत्तों को काटकर उनसे अलग हिस्सों को, मतलब पत्ता, बहुत सारा पत्ता काट लिया और उनके बीच में बांध बांध के, रस्सी से बांध बांध के, जो है घास फूस का रस्सी से बांध बांध के पेपर की तरह लपेट के रख दिया जाता था। और अगर तार का पत्ता नहीं मिला तब वे भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है, भुर्ज, ठीक है, भुर्ज नाम के पेड़ से ये मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि तैयार किया जाता था। इन्हें हाथ से लिखा जाता था। अब बोलिएगा कि लिखा कैसे जाता था, तो मोर पंख वगैरह का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट के लिए जो हम लोग ताड़ का पत्ता और भुर्ज नामक पेड़ पाए जाते हैं, यह कहाँ पे पाए जाते थे, तो यह आप लोग हिमालय पहाड़ का नाम सुने हैं ना, बस वहीं पे पाया जाता था ये भुर्ज और ताड़ के पेड़, ठीक है। तो पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो जिन पत्रों को या जिन पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। और इनके पर यानी कि इनके पन्नों के लिए ताड़ अथवा भुर्ज नाम के पेड़ का प्रयोग किया जाता था, पेड़ के पत्तों का प्रयोग किया जाता था। ये लिख दीजिए, कोई भी आपका जो है आंसर देखेगा तो एकदम फुल मार्क्स देगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियाँ, जब इतना साल हो गया भाई तो, और पेड़ का है, पत्ता का है, तो बहुत सारी पांडुलिपियों का क्या हो गया, दीमक खा गया, दिया खा गया, दीमक दीमक खा गया, बहुत सारे सड़ गए हैं, ठीक है, गल गए हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ, जब इतिहासकारों ने खोजना शुरू किया तब ये मंदिर, धार्मिक स्थलों में मिला, ठीक है, या फिर राजाओं के राजघरों में मिला। औषधि के लिए जो पुस्तक हुआ करता था उन सब चीज़ों में प्रयोग होता था। औषधि तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार की विषय की चर्चा मिलती है इन पांडुलिपियों से। अभी हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार का पांडुलिपि होता है, वो जो पेपर देखें। उसके बाद जितने भी कविताएं, नाटक, महाकाव्य लिखे गए थे, यहाँ तक कि संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। पांडुलिपि से मिला जितना भी है वह संस्कृत में मिला है, एक दो गो बहुत सारे चीज़ मिले हैं, ठीक है। और अभी भी हैं, अगर आप म्यूजियम जाएंगे तो जैसे कि बड़े बड़े म्यूजियम है, कलकत्ता म्यूजियम है, पुणे का म्यूजियम है, ठीक है, दिल्ली का म्यूजियम है, उन सभी में आपको अभी भी मिल जाएंगे पांडुलिपि। अगला है अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेखों का बोलेंगे कि भाई वो क्या लिखा हुआ था, तब हम लोग को पढ़ के बता दीजिए। भाई मैं उतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ यार कि पढ़ के बता दूँ, लेकिन ये बता सकता हूँ कि आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन मतलब इतिहासकार बन जाएंगे तो पढ़ लीजिएगा कैसे। अब आइए देखते हैं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन यानी कि पढ़ सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु यानी कि लोहे जैसी कठोर जितने भी चीज़ें होती हैं उन सब पर लिखा जाता था। कभी कभी शासक यानी कि राजा अन्य लोगों को कुछ आदेश देता था। तो उस समय जैसे कि आजकल पेपर चाटते हैं, तो उस समय तो पेपर नहीं था, तो क्या करते थे, पत्थर पे लिख के गाड़ देते थे कहीं पे, पढ़ सकें, ताकि लोग पढ़ सकें, ठीक है। कुछ इसी प्रकार के अभिलेख मिले हैं, आइए देखते हैं। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो अभिलेख है यह एक पत्थर का है और इस पर लिखा गया है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लिखा गया है। तो अभिलेख उसी को बोलते हैं जब किसी चीज़ पर लिखा हुआ कुछ मिले साक्ष्य, उसे अभिलेख बोलते हैं। तो ये पत्थर पे लिखा हुआ है, ठीक है, और राजा लोग इस पर बनाया करता था। अब देखिए इन सब को लिखने के लिए किसी न किसी भाषा की तो ज़रूरत पड़ेगी ना भाई, तो यहाँ पे भाषा का प्रयोग होता था, भाषा का प्रयोग होता था, साथ ही लिपि का प्रयोग होता था। तो प्राचीन काल में जो लिपि चलती थी और भाषा चलती थी वह थी प्राकृत, और आपका संस्कृत था, प्राकृत था, ठीक है, इन सब भाषा को चला जाता था। खरोष्टी भाषा चलता था, जिसे खोरठा भाषा बना है, खरोष्टी लिपि होता था,
ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका सम्राट अशोक के समय का मिला हुआ है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। लगभग 2250 साल पहले यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान जो है, जहाँ अफगानिस्तान देश है, वहाँ की कांधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कांधार। और महाभारत अगर आप देखे होंगे तो वहाँ बोला होता कांधार नरेश शकुनी नहीं वो जो लड़ा दिया था वही कांधार नरेश था, वहीं से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक राजा, सम्राट अशोक का नाम सुने ना, अशोक द ग्रेट, बस वही राजा के समय का यह पत्थर अभिलेख है, करवाया गया था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 8 में पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए तो ये हो गया हमारा। अब है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या क्या, मतलब कौन कौन से लाभ हैं और कौन कौन से हानियां हैं या कठिनाइयां हैं। तो देखिए अगर हम किसी भी कठोर सतह पर लिख देंगे तो क्या होगा कि पानी वानी आएगा तो मिटेगा नहीं। ठीक है, पहली फ़ायदा तो यह हो गया। दूसरा फ़ायदा हो गया कि यह सड़ेगा गलेगा नहीं। ठीक है, सड़ने गलने वाली चीज़ नहीं है। तो ये 2 फायदे तो मोटे मोटे हो गए। तीसरा फायदा हो गया कि यह टूटेगा नहीं जल्दी, तो पत्थर है तो भाई टूटेगा नहीं जल्दी, तो 3 फायदा हो गए। अब इसमें हानियाँ क्या हैं या कठिनाई क्या है लिखने में? लिखने में सबसे बड़ी कठिनाई कि ऐसा पत्थर ढूंढना पड़ेगा जो प्लेन हो। सबसे बड़ी कठिनाई तो यही होगी कि प्लेन पत्थर ढूंढो यार। दूसरा कठिनाई ये हो गया कि इसमें लिखने में बड़ी मेहनत करना पड़ता है। हथौड़ा लो, छेनी लो, मारो, खुट 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 खुट, तब जाके लिखाता है। दूसरी कठिनाई ये हो गई। तीसरी कठिनाई ये हो गई कि उस तरह का आदमी होना चाहिए जिसके पास अच्छे हैंडराइटिंग बनना है। ये भी तो जरूरी है ना कि ना कुछ भी लिख देंगे, बगुले की टांग जैसा लिख दिए, हाँ पढ़ा सका या नहीं पढ़ सका। तो ये सारी कठिनाइयाँ हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला चीज़ हमें क्या मिलता है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। अब एक यहाँ पे शब्द आया है क्या? पुरातात्विक। इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। ये क्या होता है? तो इतिहास पढ़ने वाले व्यक्ति जो इतिहास की जानकारी देते हैं, जिसे हम लोग इतिहासकार भी बोल सकते हैं, हिस्टोरियन। ठीक है, वे जो विशेष प्रकार की भाषा को, इन सभी चीज़ों को हम बोले थे ना कि आप भी पढ़ सकते हैं इसको, भुर्ज नामक पेड़ की छाल को भी पढ़ सकते हैं। तो इन सब जो पढ़ता है, इतिहास के बारे में जो जानता है, पढ़ता है, या इतिहास के जो वैज्ञानिक होते हैं, उसी को बोला जाता है पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक विद, इंग्लिश में आर्किटेक्चर। ठीक है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे आता है कि एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, इस सतह के पात्र का प्रयोग लगभग 4700 साल पहले होता था। दाएं कुएं, दाएं पुराना चांदी का एक सिक्का है। ये जो है ये सिक्का है जी, उस टाइम का सिक्का था, देख रहे हैं ना। ठीक है, दाएं ये सिक्का है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है? पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 2500 साल पहले हुआ करता था। कितना साल पहले? 2500 साल पहले ये सिक्का चलता था। आज तो हम लोग 10 टकी 5 टकी चलाते हैं ना। हमारे आज का प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है? तो पहले का सिक्का ऐसा होता था और आज का सिक्का कैसा होता है? गोल होता है, इस तरह का गोल होता है ना। ये देखिए, ये मटका है। मटका का तो बिल्कुल उसी तरह है। ये मटका नहीं, सुराही है। सुराही हम लोग बोलते हैं। अगर आप लोग गांव से होंगे तो मालूम पड़ेगा। सुराही, जिसका मुंह जो होता है छोटा होता है और मटका का मुंह बड़ा होता है। आगे देखते हैं। तो बोला जा रहा है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए कुछ छानबीन तथा खुदाई करते हैं। अब ये सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो खोदने से मिलते हैं। जमीन को जब खोदा जाता है तो मिल जाता है। ठीक है, वे आर्किटेक्चर लोग बताते हैं कि यहाँ पे खोदिए, यहाँ पे मिल सकता है। कोई भी आदमी बता देगा तो क्या खोदने लगिएगा? वैसे तो बुड़बक आदमी बोल जाएंगे ना। ये बुड़बक उन लोग पढ़ लेता है, भांप लेता है, अनुमान लगा लेता है जमीन को देखकर। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पुरातात्विक विद जानवरों, चिड़िया तथा मछली, इन सभी को हड्डियाँ, जितने भी जीव होते हैं उनकी हड्डियों को देखकर पता कर लेते हैं। उनके पास एक सिस्टम होता है कार्बन 14 के नाम से करके। ठीक है, C14 के नाम से, कार्बन 14। उनसे वे पता लगा लेते हैं कि कोई हड्डी, उनको एक हड्डी दे दीजिए और बता देगा कि वह कितना साल पुराना है। कार्बन 14 होता है उन लोगों के पास, जिसके कारण से पता लगाता है। अब कैसे पता लगाता है, प्रोसेस क्या होता है भाई, उतना मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, तो सिंपली अभी उतना ही जानिए। क्लास 6 में धीरे धीरे सारा कुछ जानेंगे।
अब आगे आता है कि क्या पुरातात्विकविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। हाँ, उन्हें कपड़ों के भी अवशेष मिले हैं। वैसे तो बहुत सारे कपड़े जल जाते थे, फट जाते थे, लेकिन उन्हें इसके भी अवशेष मिले हैं, मतलब कि उनके भी इन सब चीज़ें भी मिले हैं। अब आता है अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो इतिहास है वह एक है या अनेक है। अब आइए देखते हैं क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। इस जो किताब का शीर्षक रखा गया है हमारा अतीत, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अतीत जो है हमारा शब्द यह बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। किसके लिए प्रयोग हुआ है? बहुवचन रूप के लिए प्रयोग हुआ है। ऐसे पता चलेगा कि ध्यान दिलाने के लिए एक मिनट कि ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। बहुवचन है, इस किताब का जो शीर्षक है बहुवचन रूप में रखा गया है। अलग अलग समूह में लोगों के लिए अतीत अलग अलग होता है। जैसे कि पशुपालक जो पशुओं के पालन करता है, खेती कुती करता है, कृषक, ठीक है, उसके बाद राजा रानी जीवन से तथा व्यापारी, इन सभी का जीवन, और शिल्पकार का जीवन जो मिट्टी उट्टी बनाता है, मूर्ति उर्ति बनाता है, कि जीवन बहुत अलग है। सभी का अलग अलग जीवन है, ठीक है। जैसा कि हम देखते हैं कि उन समय भी, जब प्राचीन काल था, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार करते थे, अलग अलग रीति रिवाज था। कोई भगवान को पूजता था तो कोई मातृ देवी को पूजता था, ठीक है। उस समय भी अलग अलग रीति रिवाज थे। कोई अलग खाना खाता था, कोई अलग पहनवा पहनता था, उस समय भी अलग अलग थे, ठीक है। तो ये लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ के लोग क्या भोजन करते हैं? तो अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है ना, वहाँ के लोग मछली पकड़कर, शिकार करके, अपना फल फूल संग्रह करके, मतलब जंगली, जो प्राचीन काल में जंगली लोग थे उन्हीं की तरह अभी भी वहाँ पे अंडमान निकोबार के लोग रहते थे। वो जो मूवी आई है, कौन सी मूवी थी यार, साउथ में एक मूवी आई थी, बस उस मूवी में दिखाया गया है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग बनाते हैं, गांव से भेजा जाता है सामान, ठीक है। तो प्राचीन काल में भी लोग जो है अलग अलग रीति रिवाज से रहते थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय राजा यानी कि शासक अपनी विजय का लेखा जोखा भी रखते थे कि कहाँ पे विजय किए, कहाँ पे जीते, कहाँ पे हारे। यही कारण है कि हम उन राजाओं को, उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो क्या हम लोग को बता दिए थे? नहीं, हम लोगों ने पढ़ा, अभिलेख पढ़ा, पत्थरों को पढ़ा, किताबों को पढ़ा जो उन्होंने छोड़ गए थे, ठीक है। आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। पुरातात्विक की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली, और इन सब का पता कैसे चला? पुरातात्विक लोगों ने। इसलिए एक दो आदमी पुरातात्विक भी बनने के लिए भाई, सब कोई पुलिस या सब कोई फौज में या सब कोई IAS वगैरह नहीं बनिए, एक दो पुरातात्विक भी बन जाइए दोस्त, आप लोग में से ही कोई, ठीक है। तो सोच लीजिए मुझे पुरातात्विक बनना है या क्या बनना है। आगे देखते हैं तिथियों का मतलब। अब हम लोग जानेंगे कि डेट जो होता है हम लोग का, तिथि, दिन, ठिकाना, फलना ढिमका जो बोलते हैं ना, ये इसका क्यों महत्व है, इतना ज़्यादा जरूरी क्यों है। तो देखिए, आज अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ भाई तुम्हारा जन्मदिन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि 2 फरवरी, 2/5, या फिर 2004, 2007, 1995, 2001, इसी तरह का डेट बोलते हैं ना। और दिन महीना सब बता देते हैं, दिन महीना तारीख। लेकिन याद कीजिए कि आज से 1000 साल पहले, 200,000 साल पहले, 5000 साल पहले ऐसा कुछ हुआ करता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। ये जो गिनती शुरू हुई तो अभी कितना चल रहा है? 2022, 23 ऐसा बोल रहे हैं ना, ये सभी चल रहा है। तो ये चल रहा है, ऐसा आज से 2000 साल पहले नहीं था, ऐसा आज से 2000 साल पहले नहीं था, ठीक है। यह जो शुरुआती हुआ है, मतलब 2000 साल पहले से ही शुरुआत हुआ है, उससे पहले नहीं था। हम लोग जो बोल रहे हैं कि 2022 चल रहा है, तो किसके आधार पे हम लोग बोल रहे हैं? वह जो बोल रहे हैं हम लोग ईसा मसीह के जन्म के आधार पर। अब आइए पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई तुमसे, यहाँ पे काम की बात पढ़ते हैं, वर्ष की गणना ईसा मसीह, ईसा जो मसीह है, ईसाई धर्म जिसे हम लोग क्रिश्चियन बोलते हैं, ठीक है, वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक यानी कि ईसाई धर्म का जो भगवान है, जिसे ईसा मसीह कहा जाता है, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से गिनती शुरू हो गई। वर्ष 2000
वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? आज से 2022 साल पहले। हम लोग बोल रहे हैं 2022 चल रहा है, यानी कि आज से 2022 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है। और उससे पहले, एक मिनट यार छींक आ गई। और उससे पहले क्या था? तो उससे पहले था, अभी चल रहा है ईस्वी चल रहा है ना, उससे पहले जब 2000 शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले जब गिनती शुरू हुई थी तो ईस्वी पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी पूर्व। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईस्वी पूर्व बोला जाता है। इंग्लिश में एडी लिखा जाता है, सॉरी बीसी लिखा जाता है, और जो ईस्वी है उसको एडी लिखा जाता है, एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म इंग्लिश में, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं ईस्वी, तो इंग्लिश में अगर लिखिएगा 1857 की क्रांति तो 1857 एडी लिखिएगा। ठीक है। और हिंदी में 1857 की ईस्वी। एडी ईस्वी का इंग्लिश होता है एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी बोला जाता है। ईसा मसीह के जन्म के समय को इंग्लिश में बीसी, इंग्लिश में बीसी, और हिंदी में ईस्वी पूर्व बोला जाता है। ठीक है, ईस्वी पूर्व। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट ईसा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आइए और एक बार पढ़ते हैं और लिखते जाइए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। जहाँ पे मैं बोलता हूँ नोट कर लीजिए, वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इतिहास और तिथियाँ, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में क्या लिखा जाता है? ईस्वी पूर्व। का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट ईसा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी यानी कि एनो डोमिनी हिंदी ईस्वी लिख ही पाते हो, कहीं कहीं पे मिलता है ना बुक में। एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, यहाँ पे लिखा हुआ है, दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। कभी कभी ये हो गया कभी कभी वाला। अब आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभी एडी की जगह CIB लिखा जाता है। कहीं कहीं एडी के जगह, जैसे 1947 एडी लिखना था तो हम लोग लिख दिए CI। ठीक है, CIB कभी कभी लिखा जाता है। CI तथा BC की जगह क्या लिखा जाता है? कभी कभी, एक मिनट यार, हाँ, एडी के जगह पे कहीं पे CI और BC के जगह पे BCI भी लिखा जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि ये क्या लिखा गया है, इसको नोट कर लीजिए। CI अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, CI का फुल फॉर्म हो गया क्या? कॉमन एरा, यहाँ पे लिखा है। और जो BCI है इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो इन शब्दों का प्रयोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथि के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। जो हम लोगों ने ये सब बोल रहे हैं ना, ईस्वी पूर्व, ये सब लगभग 200 साल पहले प्रारंभ हुआ। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। ठीक है, ये जो हम लोग बोल रहे हैं AD BC, ये सब 200 साल पहले प्रयोग होना शुरू हुआ है। हम कहाँ पे? हम लोग के देश में। अगला देखते हैं। तो अगला बोला जा रहा है कि कभी कभी अंग्रेजी के BP का अक्षरों का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में कभी कभी बिफोर, ये क्या है? बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले का प्रयोग होता है BP मतलब आप लोग ब्लड प्रेशर नहीं बोल दीजिएगा, BP ब्लड प्रेशर ना यहाँ पे बिफोर प्रेजेंट होता है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। पृष्ठ संख्या 3 पर दो तिथियाँ, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का प्रयोग करोगी ना। तो पृष्ठ संख्या 3 पर दो तिथियों का पता लगाओ और उनके लिए किन तिथियों का प्रयोग करोगी। आपको जो करना मन करे कर लीजिए, BC या कीजिए, चाहे फिर ईस्वी पूर्व कर लीजिए, और अगर ईस्वी है तो ईस्वी कीजिए या फिर AD कीजिए। ठीक है। अब देखिए अन्यत्र, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें ये जो हैं पढ़ने के लिए हैं, जैसे कि आगे के ज़माने में किसका अक्षर क्या होता था, किस अक्षर का संकेत क्या होता था, ये कैसे पढ़ते हैं पुरातात्विक लोग, हम लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, जैसे कि पत्थर पर उत्कीर्ण कर दिए गए हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे, कई हजार साल कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभिलेख मतलब कि पत्थरों पर लिखे हुए जो मिलते थे उसे ही अभिलेख कहा जाता है। पत्थरों पर लिखे हुए सूचनाओं को अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। अभिलेख किसे कहते हैं? तो पत्थर पर लिखी हुई सूचनाओं का अभिलेख कहा जाता है। इतना सिंपल सा याद रख लीजिएगा। पत्थर या फिर कोई भी बड़ी धातु वाली चीज़। तो क्या बोला जा रहा है कि समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा तथा लिपि बहुत बदलाव आया। ठीक है, समय के साथ भाषा भी बदलता जाता है। तो विद्वान यह कैसे पता जान पाते थे कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता था। अज्ञात लिपि, ठीक है, अनुमान लगाते थे पुरातात्विक लोग। कहाँ पे थे? विद्वान यह कैसे पता लगाते थे कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता था। देखिए, इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। ये जो है मिस्र का देन है। मिस्र, आप लोग इंग्लिश में इसे इजिप्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, और नील नदी की देन कहा जाता है। देखिए, आगे में अगर ऐसा छाप होता था चतुर्भुज टाइप का तो इसको पी बोला जाता था। अगर अर्ध गोले का छाप होता था तो उसको टी बोला जाता था। ये जो हुक्का जैसा छाप है इसको ओ का मान, ये जो टाइगर लायन, देखो लायन से दिया गया है एल, फिर ये जो यू है इसको एम बोला जाता था। ये जो तलवार जैसा छाप है इसको आई बोला जाता था। ठीक है, ये जो आपका कैसा छाप है जी, ये जो कुंडी जैसा छाप है इसको हम लोग एस बोलते थे। मतलब मिस्र के लोग ऐसा बोलते थे। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी चीज़ें हैं इसका प्रयोग किया जाता था पढ़ने के लिए। मिस्र के उत्तरी तट पर, मिस्र का उत्तरी तट पर रोसेटा नामक नाम का एक कस्बा यानी कि शहर हुआ करता था। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है, मतलब कि एक ऐसा पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों जैसे कि यूनानी लिपि, मिस्र की लिपि के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकारों में मिले हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं, कुछ विद्वान जो है हम लोग के भी देश में हैं यूनानी भाषा को पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। वे लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे राजा तथा रानी के नाम लिखे हुए हैं जी, उन लोग पढ़ के बता रहा है ऐसा। इसे कारतूस कहा जाता है, कारतूस कहा जाता है, इनको क्या बोला जाता है? कारतूस। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, अभी जो दिखाए ना एल अक्षर के लिए शेर का प्रयोग किया गया था लायन का अक्षर के लिए, और चिड़िया के लिए ए अक्षर प्रयोग किया गया था। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों का प्रयोग करते हुए आसानी से इन्हें अभिलेख को पढ़ सकते थे, तो वे इसी तरह के अनुमान लगाकर पढ़ते हैं पुरातात्विक लोग। ठीक है, सबका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है, मतलब सभी के देशों का। अब देखिए यहाँ पे उपयोगी शब्द दिया गया है, जैसे कि यात्रा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, घूमना फिरना। पांडुलिपि मतलब हम लोग जान ही लिए कि हाथ से लिखा हुआ पत्र, जिसका पन्ना जो है, जो आपका पेड़ के पत्ते हुआ करते थे, उसमें विशेष रूप से तार और भूज के पेड़ हुआ करते थे। अभिलेख का मतलब होता है कि वैसे लेख जो पत्थर या किसी मोटे धातु के साधन पे लिखा गया हो। ठीक है, पुरातत्व वो बता ही दिए कि जो इतिहास की जानकारी रखते हैं और इतिहास की जानकारी चीज़ों को पढ़ते हैं उसे पुरातत्व विद कहा जाता है, और पुरातत्व की जानकार को पुरातत्व कहा जाता है। ठीक है, अगला है इतिहासकार। तो इतिहास की जानकारी रखने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। एंड इतिहास की जानकारी का होना ही इतिहासकार हो गया। जिस व्यक्ति के पास इतिहास की जानकारी हो गया वो अच्छे खासे उसी को प्रोफेशन बना लिया अपने लाइन का, तो उसे इतिहासकार कहेंगे। ठीक है, पुरातात्विक और इतिहासकार दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। स्रोत हो गया। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालिए। स्रोत मतलब कि जिसे हम लोग बोलते हैं ना, विभिन्न स्रोतों से पता चला है, मतलब कि साधन, माध्यम। ठीक है, अगला है कल्पना करो। यहाँ पे कल्पना करने बोल रहा है,
चैप्टर खत्म हुआ या कल्पना करो कि तुम्हें एक पुरातात्विकविद का साक्षात्कार लेना है, मतलब कि इंटरव्यू लेना है। तुम्हें एक आर्कोलॉजिस्ट है, आर्कोलॉजिस्ट उसका एक इंटरव्यू लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची बनाओ और तैयार करो जिन्हें तुम पुरातात्विकविद से पूछना चाहोगी। ठीक है, अपने तैयार कीजिए। एंड दोस्तों, सरकारी स्कूल के मास्टर लोग कौड़ी होता है, निठल्ले बैठे रहते हैं एकदम। अपने स्कूल मतलब अपने बेटा बेटी को तो पढ़ाएगा एकदम सरकारी स्कूल में, ICIC बोर्ड में, CBSE में, DAV में, लेकिन खुद पढ़ाते हैं सरकारी में और अपना बेटी बेटे को नहीं पढ़ाएंगे सरकारी में ना। आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए ध्यान नहीं देता है कि यार पढ़ो या ना पढ़ो, हम लोग को सैलरी मिल रहा है 60,000, 90,000, 1 लाख, उन लोग सैलरी कमाता है दोस्त, तो पढ़ने पे तो ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए अच्छा से पढ़िए और हम लोग भी इस गरीबी सीमा को पार कर लेंगे, BPL कैटेगरी को पार करके अच्छा खासा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सुमेल करने को दिया है। नर्मदा नदी, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा सहायक नदियाँ, गंगा नदियाँ। अब आइए मिलान करते हैं। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, कहाँ पे मिला था 2500 वर्ष पूर्व का नगर? तो गंगा नदी में मिला था। तो चलिए मिला देते हैं। ये आपका गंगा नदी हो गया, 1 मिनट इसको मिला लेते हैं। कहाँ गया गंगा नदी? ये 2500 वर्ष पूर्व की, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, तो ये हो गया गंगा नदी जो कि आपका 2500 वर्ष पूर्व, गंगा नदी 2500 वर्ष पूर्व, यहाँ पे इसको मिला दीजिए। यहाँ पे नगर बसे थे। ठीक है, प्रथम नगर, उसके बाद आता है कि प्रथम नगर। तो प्रथम नगर कहाँ पे बसा था? आपका सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे, ये दे दीजिए इसमें। ठीक है, अगला है गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ पर क्या हुआ था? आरंभिक कृषि हुआ था, आरंभिक कृषि हुआ था यहाँ पे ना। चावल की खेती पहला हुआ था गारो और विंध्याचल की पहाड़ियों पे। मगध क्या था? तो मगध था पहला बड़ा राज्य, मगध लिख दीजिए, जहाँ पे अभी क्या है बिहार और झारखंड है। पहला बड़ा राज्य मगध। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, ये जो मगध वाला है ये चिन्ह यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक। और नर्मदा नदी आखेट तथा संग्रह, नर्मदा नदी को कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ तिथियाँ दिए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो देखिए, कृषि का आरंभ कितने साल पहले हुआ था? 8000 साल पूर्व, इसको नोट कर लीजिए। कृषि का आरंभ 8000 साल पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, देखिए अभी हम लोग मिलाए ना, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, ये वाला, इसको इससे मिलाना है। 1 मिनट यार, इसको इससे मिलाना है ना। तो ये कब शुरू हुआ था? 4700 साल पहले। और गंगा नदी पे 2500 साल पहले। मगध सबसे बड़ा राज्य था। वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग इतिहास जो हम लोग पढ़ रहे हैं कितना, मतलब कितना समय बीत गया, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। इसको नहीं लिखे, ये जो 3 नंबर पॉइंट है इसको नहीं लिखना है। तो ये था। आगे यहाँ पे एंजॉय के लिए पढ़ लीजिए, आओ चर्चा करें। एंड दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चन पेपर के एग्जाम होते हैं, BA BCom BSc क्लास 8 से लेकर के जितने भी कोर्सेस होते हैं, उन सभी के भी अपलोडेड किए जाते हैं। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई भाई या भैया तैयारी कर रहे हों कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सरकारी नौकरी के लिए, या फिर एकेडमिक कोर्स कर रहे हों, तो उनका सारा का सारा क्वेश्चन पेपर, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी वीडियो होती है दोस्त, यहाँ पे दी जाती है। तो चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर मेरे छोटे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें। एंड बड़े हैं तो नमस्कार एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करें। और क्या बोलेंगे यार, गरीबी को तोड़िए, क्योंकि गरीबी एक नर्क के समान है। और जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा ना, तब तक कोई चारा नहीं है दोस्त। ठीक है, जरूरी नहीं कि नौकरी ही करें, कुछ भी और भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई जरूरी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको कुछ भी सीख मिला इस वीडियो से तो। थैंक यू।